साथियों, आज 21 मई है और आज देश की राजनीतिक पार्टियों ने विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। और इस विरोध दिवस पर 6 मांगे केंद्र की सरकार के सामने रखी है, जिसकी पहली मांग है कि पूरे देश की जनता को युद्ध स्तर पर टीकाकरण करा करके उनको सुरक्षित किया जाए। वैक्सीन के लिए जो केंद्र की सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट रखा था, उस पैसे को खर्च करके देश के हर नागरिक का टीकाकरण कराना सुनिश्चित किया जाए। दूसरी मांग है कि जो नया संसद भवन बन रहा है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसके निर्माण को तुरंत रोका जाए और ये 20,000 करोड़ रुपए देश की जनता के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, उपकरणों के लिए, जो भी जरूरी संसाधनों की जरूरत है, उसमें ये 20,000 करोड़ रुपए लगाए जाएं। तीसरी मांग है सभी जरूरतमंद जो लोग हैं उनको राशन मुहैया कराया जाए और राशन की जो किट है उसमें 35 जो जरूरी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को उस किट के अंदर दिया जाए। हमारे देश के अंदर करोड़ों टन अनाज सड़ रहा है। ये जो अनाज है, जनता को, जरूरतमंदों को मुफ्त में ये अनाज दिया जाए। चौथी मांग, जो आयकर नहीं भरते हैं, सारी जनता को हर महीने 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में डाले जाएं। जब तक ये महामारी का काल चलता है, जब तक रोजी रोटी रोजगार सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक हर महीने 6,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएं, ताकि वो जिंदा रह सकें, उनके बच्चे जिंदा रह सकें। जो पांचवी मांग है, जो पीएम केयर फंड का पैसा है, उस पैसे से जो जरूरी उपकरण है, जो संसाधन है, जो हॉस्पिटल्स को चाहिए, वो सारे जरूरी उपकरण, जरूरी संसाधन खरीदे जाएं, उस पैसे को उसमें लगाया जाए। वो देश की जनता का ही पैसा है, उस पैसे का इस महामारी के समय में इस्तेमाल किया जाए। और छठवीं मांग है कि तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए। जो कृषि के तीनों काले कानून है, इनको रद्द किया जाए। सरकार का जो अड़ियलपन का रुख है, इससे सरकार पीछे हटे और ताकि किसान जो बॉर्डरों पे बैठे हैं, किसान जो पूरे देश में सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने घरों पर जाएं और अपना खेती का काम करें, चिंता से मुक्त हो जाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि तीनों काले कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे। ये 6 मांगों को लेकर के आज पूरे देश के अंदर 12 विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके समर्थन में आज हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की सरकार से इन 6 मांगों को सरकार माने, इसके लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, आज साथियों ये समझना है, इतना बुरा वक्त हमारे देश में कभी नहीं आया और इस बुरा वक्त लाने के लिए ये जो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सरकार पूरे रूप से जिम्मेदार है। इस सरकार की विफलता के कारण ये महामारी इतनी बड़ी महामारी बनी। इस सरकार की विफलता के कारण कई लाख लोगों की मौतें हुई। इस सरकार की विफलता के कारण ऑक्सीजन न मिलने के कारण से, ऑक्सीजन बेड न मिलने के कारण से इतनी बड़ी संख्या में देश के नागरिकों की मौतें हुई। इन विफलताओं के कारण से ये महामारी इतनी बड़ी महामारी बनी। साथियों, हमको ये समझना है साथियों, इस सरकार की विफलता नंबर 1, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के जानकार इस सरकार को चिता रहे थे, इस सरकार को सतर्क कर रहे थे कि दूसरी लहर आने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग चपेट में आएंगे। इस सरकार ने उस चेतावनी को सुना नहीं, उस चेतावनी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। चुनाव जीतने में लगे थे, बंगाल जीतना था और चुनाव जीतने में पागल थे। पूरी सरकार चुनाव में लगी हुई थी। अगर ये सरकार टाइम रहते ऑक्सीजन के प्लांट लगा देती, सारे संसाधन जुटा लेती,
विदेशों से ऑक्सीमीटर खरीद लेती, विदेशों से कंसंट्रेटर खरीद लेती, सारी व्यवस्था जुटा लेती, तो इतनी बड़ी संख्या में मौतें नहीं होती, इतने बड़ी संख्या में महामारी नहीं फैलती। इस सरकार की विफलता का कारण है साथियों, इसके लिए केवल कोई नहीं, केवल इस नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। पूरी सरकार को उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में लगा दिया, उत्तराखंड में पूरी सरकार को कुंभ मेले में लगा दिया। ये 3 ऐसे बड़े आयोजन किए जिन आयोजनों ने दिल्ली सहित उत्तर भारत में कोरोना की लहर को फैलाने में आग का काम किया साथियों। तो ये सबसे बड़ा फेलियर इस केंद्र की सरकार का है, जिसको हमको समझने की जरूरत है। और आज हम इस केंद्र की सरकार को धिक्कारते हैं, इसको मुर्दाबाद बोलते हैं, क्योंकि इस केंद्र की सरकार की विफलता के कारण से इतनी बड़ी संख्या में देश की आम जनता की जानें गई। दूसरी विफलता साथियों, वैक्सीन को लेकर के कितना ड्रामा किया इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना ड्रामा किया वैक्सीन को लेकर के, और पूरी तरीके से इनकी योजना आज खोखली निकली, विफल हुई। आज वैक्सीन नहीं है, जितना वैक्सीन चाहिए उतना वैक्सीन नहीं है, जितना वैक्सीन का उत्पादन होना था इनकी कोई योजना नहीं है, उतना उत्पादन होने की कोई संभावना नहीं है। सीधा सा फार्मूला है साथियों, हमारे देश में आज कम से कम 100 करोड़ जनता को वैक्सीन लगानी अति आवश्यक है। 100 करोड़ जनता को वैक्सीन लगाने का मतलब है 200 करोड़ डोज चाहिए, 200 करोड़। ये 200 करोड़ कैसे पैदा होगी डोज? कौन सी कंपनी पैदा करेगी? कब तक इसका प्रोडक्शन होगा? कितना उत्पादन होगा? इसकी कोई योजना, कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। सरकार ने इस दिशा में कोई भी योजना नहीं बनाई। इससे ज्यादा इस सरकार का फेलियर क्या हो सकता है? ने इसी समय में बड़ी संख्या में जो वैक्सीन पैदा हुई थी उसका एक्सपोर्ट करवाया, दूसरे देशों को बेचा गया, हमारे देश की जनता को वैक्सीन नहीं लगी। जब महामारी आई और हाहाकार मच गया, तब सरकार को समझ में आया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। उसके बाद भी 45 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, मगर इन्होंने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा कर दी। पूरे देश के अंदर वैक्सीन नहीं है, हर राज्य वैक्सीन मांग रहा है। वैक्सीन हमारे देश में उतना उत्पादन करने का संसाधन ही नहीं है, उसके बाद भी देश के 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा कर दी। ये कितनी विफल सरकार है, इनके पास कोई योजना नहीं, इन्होंने सोचा ही नहीं इसके बारे में। इस तरीके का विफल सरकार है। इसके बाद से इन्होंने कहा कि विदेश से वैक्सीन मंगाओ, राज्य सरकारें विदेश से वैक्सीन मंगाने का ऑर्डर देने लगी। विदेशों से वैक्सीन आने का संभावना अभी नहीं है, बहुत समय लगेगा। और विदेशों की वैक्सीन इतनी महंगी है, 5000 की डोज है, 2600 की डोज है, 1000 की डोज है। देश की जनता को ये मजबूर करने वाले हैं कि देश की जनता इतना पैसा खर्च करके विदेशों से आई हुई वैक्सीन लगाने को मजबूर होंगे। अब इस देख लीजिए साथियों, इस सरकार का एक भी योजना सफल नहीं है, एक भी योजना पुख्ता नहीं है, इनके पास कोई योजना नहीं है। वैक्सीनेशन की पूरी योजना इस नरेंद्र मोदी की सरकार की फेल है। यह सरकार पूरी तरीके से फेल है, विफल है। यह दूसरी बड़ी विफलता है, जिसके कारण से दूसरी महामारी में ज्यादा मौतें हुई और तीसरी लहर में भी बड़ी संख्या में आम जनता के ऊपर खतरा बना हुआ है कि तीसरी लहर अगर आ जाएगी और देश की जनता का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा तो बड़े संख्या में मौतें होने की फिर से आशंका बनी हुई है। तो ये विफल सरकार है साथियों, इसकी विफलता पर हमको चर्चा करने का जरूरत है।
इसकी विफलता पर सवाल उठाने का जरूरत है कि सरकार क्या कर रही थी। इसको साथी हमको ध्यान रखना है। तीसरा सवाल ऑक्सीजन वाला है साथियों। ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है, ऑक्सीजन का जो उत्पादन है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन के लिए जो योजना बनानी थी, केंद्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमारे राज्यों के कोर्ट ने कहा है, जो योजना बनानी थी वो योजना नहीं बनी। उस योजना पर युद्ध स्तर पे काम नहीं हुआ, जिसके कारण से बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। कोरोना की बीमारी से ज्यादा मौतें इस कारण से हुई हैं कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को ऑक्सीजन के बेड नहीं मिले, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिले, लोगों को हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं मिली, लोगों को डॉक्टर नहीं मिले, लोगों को सही तरीके का इलाज नहीं मिला। इसके कारण से ज्यादा मौतें हुई हैं। इनकी विफलता के कारण से बड़ी संख्या में आम जनता की मौतें हुई हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों ने अपने परिजन खो दिए, उनका जिम्मेदार कौन है? इतनी सारी जो महिलाएं विधवाएं हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? इतने सारे बच्चे अनाथ हुए हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? इनके पालन पोषण का जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके घर चलाने का जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके बच्चों को रोजी रोटी दिलाने का जिम्मेदारी कौन लेगा? साथियों, आज सबसे बड़ा सवाल है। लाखों परिवार, लाखों बच्चे इस महामारी में बेघर हुए हैं, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? साथियों, इस सवाल पे चर्चा करने का जरूरत है। इस सवाल पे कौन जिम्मेदार होगा, उसको जिम्मेदारी की याद दिलाने की जरूरत है। अगली विफलता, पिछले बार लॉकडाउन लगाया था, बिना बताए लॉकडाउन लगा दिया था। पिछली बार हर 8 दिन में मोदी जी टीवी पे आके भाषण देते थे, कभी थाली बजवाते थे, कभी दिया जलवाते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। इस साल इस केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गई। साथियों, केंद्र की सरकार ने देश को बचाने का कोई डिसीजन नहीं लिया। इस केंद्र की सरकार ने किसी भी तरीके का जिम्मेदारी नहीं लिया। इसने अपना जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दिया। राज्य सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी कलेक्टरों पर डाल दी, कलेक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी और नीचे के अधिकारियों पर डाल दी। केंद्र की सरकार इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि इस केंद्र की सरकार की कोई योजना नहीं थी। देश की जनता को तैयार करके टाइम से पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जाता, पूरी तरीके से 15 दिन 20 दिन का लॉकडाउन लगाया जाता, तो ये महामारी इतनी बड़ी महामारी नहीं बन पाती। ये जो कोरोना गांव खेड़ों में फैल गया, ये नहीं फैलता और इतनी बड़ी संख्या में मौतें नहीं हो पाती। साथियों, ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि अगर ये आज सुधार नहीं होगा, दूसरी महामारी में इतनी बड़ी संख्या में हमने देश का नुकसान कर दिया। अभी तीसरी लहर आने वाली है, उसमें पता नहीं क्या होगा यदि ये सरकार जिम्मेदारी से खड़ी नहीं होगी। इस सरकार को सतर्क करना है, इस सरकार को चेताना है, इस सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना है, जिसके लिए आज ये जरूरत है कि देश की जनता इस सरकार की कमजोरियों पर चर्चा करे, कि कमजोरियों पर सवाल उठाए। साथियों, ये आज बहुत जरूरी कदम है, जिसके लिए ये आज प्रदर्शन हो रहा है। अब हमारे देश की नदियों में जो डेड बॉडी है, लाशें हैं, वो बह रही हैं, कुत्ते खा रहे हैं, गीद नोच रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो फोटोग्राफ आए हैं, वीडियो आए हैं, ये दिल दहलाने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो शमशान घाटों में लाइनें लगी हैं, शमशान घाटों में चिताएं जल रही हैं, इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठी चिताएं जल रही हैं, शमशानों में लाइनें लगी हुई हैं, नंबर लगा हुआ है अंतिम क्रिया करने का। ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा। ऐसी तस्वीरें
इस तरीके के वीडियो हमने कभी नहीं देखे साथियों। इस सरकार की समय पर नहीं जो फैसला लिया, उसके कारण से ये स्थिति पैदा हुई साथियों। इस सरकार की हठधर्मता देखिए साथियों। 26 तारीख को 6 महीना होने वाला किसानों को, दिल्ली के बॉर्डरों पे लाखों किसान बैठे हुए हैं। पूरे देश का किसान उबल रहा है। पूरे देश का किसानों के 500 से ज्यादा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा में इकट्ठा होकर के आवाज उठा रहे कि कृषि कानून हमें नहीं चाहिए, ये कृषि कानून रद्द करो। मगर इस सरकार की हठधर्मता देखिए, इस नरेंद्र मोदी का अकड़पन देखिए। ये किसकी सरकार है भाई? लोकतंत्र में जनता ये कह रही कि ये कानून जनता को नहीं चाहिए, तो ये सरकार इस कानून को थोपने वाली कौन होती है भाई? ये सरकार उस कानून को हटाने को तैयार नहीं है। ये सरकार देशी विदेशी पूंजीपतियों के दबाव में देश की खेती किसानी को देशी विदेशी पूंजीपतियों को सौंपने के लिए हट करे बैठी है। देश की खेती किसानी को बर्बाद करने के लिए, देश के किसानों को गुलाम बनाने के लिए, देश के किसानों को मजदूर बनाने के लिए, देश के किसानों की खेती को छीन करके देशी विदेशी पूंजीपतियों को सौंपने के लिए ये 3 काले कानून बनाए हैं। आज देश की जनता इसको खड़ी हुई है, रोक रही है कि इसको वापस करो, मगर ये सरकार, पूंजीपतियों की जेबी सरकार, इस कानूनों को वापस करने को तैयार नहीं है। इस सरकार के चरित्र को समझना है साथियों। आज ये सरकार देशी विदेशी पूंजीपतियों को फायदा कराने के चक्कर में पागल हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, उसके पीछे चलने वाला आरएसएस जो राष्ट्रवाद की, स्वदेशी की बात करता था, आज 100% विदेशी हो गया है। देशी विदेशी पूंजीपतियों के झोली में गिर गया है, उनका चाकर बन गया है, उनके लिए अंधे होकर के काम कर रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है साथियों। इस कोरोना काल में सारी संपत्तियों को बेचने में जुटी है ये नरेंद्र मोदी की सरकार। सारे आर्थिक संसाधनों को देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने में जुटी है ये नरेंद्र मोदी की सरकार। हमारे देश के सारे आर्थिक संसाधनों को बेचने में जुटी है ये नरेंद्र मोदी की सरकार। चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हो, चाहे बैंक हो, बीमा हो, रेलवे हो, जितने भी तरीके के कारखाने हैं, चाहे वो हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन हो, आकाश से लेके पाताल तक, जमीन पर, धरती के अंदर जो गणित तत्व हैं, सब कुछ देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। सब कुछ देशी विदेशी पूंजीपतियों को हवाले करने में लगे हुए हैं। सब कुछ देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेच देना चाहते हैं। युद्ध स्तर में लगे, इनको कोरोना से देश की जनता को बचाना है, इसमें नहीं लगे हो। देश की जनता को ऑक्सीजन समय पे मिले, ऑक्सीजन के प्लांट लगे, ये ध्यान इनको नहीं रही। वैक्सीन कितनी पैदा करनी है, कितनी जरूरत है, ये इनको समझ नहीं आया। मगर ये जरूर समझ में आ गया कि हमको सब कुछ बेचना है, देशी विदेशी कंपनियों को बेचना। वो युद्ध स्तर पर बेचने में लगे हुए हैं साथियों। इस बात को हमको समझना है, इनके चरित्र को समझना है। श्रम कानून खत्म कर दिए सारे। देश की नौजवान पीढ़ी को गुलाम बनाने का सारा रास्ता खोल दिया है। स्थायी नौकरी खत्म कर दिए, नौजवानों को स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। अब ठेकेदारी में, फिक्स टर्म में, ट्रेनिंग अप्रेंटिस में ऐसे धक्का मारते हुए नौकरी मिलनी है। गुलामी में काम करना है, स्थायी नौकरी नहीं मिलना है। अगर आप स्थायी नौकरी की बात करोगे, नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने आने वाली नौजवान पीढ़ी को गुलामी में धकेल दिया है। पूंजीपतियों का, मालिकों का गुलाम बनाने का रास्ता खोल दिया है। सारे श्रम कानून निपटा दिए हैं। काम के 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दिए हैं। स्थायी नौकरी खत्म हो गई है साथियों, स्थायी नौकरी खत्म हो गई है। अब इनने मजदूरों को, नौजवानों को मालिकों के सहारे छोड़ दिया है, मालिकों के भरोसे छोड़ दिया है, मालिकों के लिए छोड़ दिया है। आप इनका शोषण करो, आप इनको लूटो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम कराओ, जो मर्जी हो अपनी उसको उसकी तनख्वाह दो, और जब मर्जी हो तो नौकरी से भगा दो। ये कहीं श्रम विभाग में ना जा पाए, ये कहीं कोर्ट में ना जा पाए, ये कहीं अपनी बात ना उठा पाए, ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात ना कर पाए। जितने भी श्रमिकों की सुरक्षा के कानून थे, इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुन करके, एक एक करके सबको नष्ट कर दिया, सबको खत्म कर दिया, हमको गुलामी करने के लिए छोड़ दिया। ये हो चुका है साथियों, हो चुका है। हमें समझ नहीं आया साथियों, हमें समझ नहीं आया साथियों। ये बहुत ही दुखद है। देश के जो मेहनतकश वर्ग है उसको 1860 की गुलामी में फेंक दिया, 1860 की गुलामी में फेंक दिया साथियों, 1860। ये काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये हमारे राष्ट्रवादी हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान रखना है साथियों। 100% FDI ला करके देश के जो व्यापारी है फुटकर व्यापार को चौपट कर दिया। इस सेक्टर में देशी विदेशी कंपनियों को लाके खड़ा कर दिया। पूरा फुटकर व्यापार देशी विदेशी कंपनियों के चुंगल में फंस गया। एक दुकानदार अपनी दुकान पे बैठा हुआ ग्राहक का इंतजार करता है, उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे, क्योंकि जो देशी विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने तरह तरह के संसाधन, ऑनलाइन मार्केटिंग और भी तरह तरह से इस तरीके से व्यवस्था बना दी है कि अब लोगों को दुकानों पे जाने की जरूरत नहीं है। हमको इस बात को भी समझना है कि जो कंपनियां, विदेशी कंपनी हमारे देश में आई हैं, ये जो मुनाफा कमा रही हैं, ये मुनाफा यहां से कमा करके विदेशों में ले जा रही हैं। हमारे देश का जो दुकानदार मुनाफा कमाता था वो देश में ही खर्च करता था। हमारे देश से करोड़ों करोड़ रुपया ये कंपनियां लूट करके, मुनाफे में कमा करके, धन कमा करके विदेशों में लेकर भाग रही हैं। ये हमको समझना है। हमारे देश की तरह तरह से लूट हो रही है, तरह तरह से लूट हो रही है। और ये लूट क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार की गलत समझ की वजह से हर जगह पूंजीपतियों को घुसा दिया है, हर सेक्टर में पूंजीपति को खड़ा कर दिया है, और पूंजीपति का लक्ष्य है मुनाफा कमाना। पूंजीपति यहां सेवा करने नहीं आ रहे, पैसा कमाने आ रहे, मुनाफा कमाने आ रहे। इसलिए हर चीज में भारी मुनाफा कमा रहे, इसलिए हर सेक्टर में हर चीज महंगी हो रही है। महंगी इसलिए हो रही है कि पूंजीपति को बड़ा मुनाफा कमाना है। इस बात को समझना है साथियों, साजिश को समझना है हमको। जो हमारे देश में ये सत्ता है, जो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आरएसएस के लोग जो मंत्री बने बैठे हुए, नरेंद्र मोदी से लेकर के जितने भी मंत्री हैं, ये सारे देशी विदेशी पूंजीपति उनके लोग हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये आज बिल्कुल साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है। और ये लोग हमारे देश को देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए हर आर्थिक संस्था पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहे। हमारे देश के हर आर्थिक संस्थान पे देशी विदेशी पूंजीपति का कब्जा होगा, हम वैसे ही स्वतः गुलाम हो जाएंगे, इन पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। और यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं, यही काम नरेंद्र मोदी युद्ध स्तर पर करने में लगे हुए हैं। इस बात को हमको अच्छी तरीके से
समझने की जरूरत है साथियों। तो सरकार के चरित्र को समझना है। ये सरकार हर सेक्टर में देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना चाहती है। चाहे किसानी का सेक्टर हो, चाहे मजदूरों का सेक्टर हो, चाहे व्यापारियों का सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, चाहे सेवा का सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो, चाहे होटल का सेक्टर, कुछ भी हो, सब कुछ देशी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में कराना चाहते हैं। इस साजिश को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और हमारे देश को बचा लीजिए। हमारे आने वाली पीढ़ी की नस्ल को बचा लीजिए। हमारी आने वाली कई नस्लें गुलामी में जिएंगी, दर दर की ठोकरें खाएंगी, जीने के संसाधन जुटाना मुश्किल होंगे। ये बिल्कुल सुनिश्चित है। जिस रास्ते पे ये नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, ये देश की आम जनता को कंगाल बना देंगे, कंगाल बना देंगे। रोजी रोटी रोजगार को खत्म कर देंगे, खाने का संसाधन जुटाना मुश्किल होगा। ऐसी हालत इस सरकार ने बना दी। तो साथियों, आज का जो विरोध हो रहा है, इस विरोध दिवस पर मैंने काफी बात रखी है आम सभा के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझें और ये जो देश विरोधी है सरकार काम कर रही, इसको सबक सिखाएं, इसको सत्ता से हटाएं, आंदोलन करके मजबूर करें कि ये सरकार हमारे देश को देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेचना बंद करा, देश को गुलामी वाले रास्ते पे जाने से रुके। इस रास्ते पे आज हमको चलने का जरूरत है। अभी 26 तारीख को किसानों ने कॉल किया है कि 26 मई को पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा, काले झंडे फहराए जाएंगे। तो इस काला दिवस को बहुत ही ताकतवर तरीके से मनाने का अपील करता हूं। इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ काला झंडा दिखाने की अपील करता हूं। 26 तारीख को जो जिस परिस्थिति में हो, जो जहां पर हो, वहां से खड़े होकर के सरकार को काला झंडा दिखाना है, काला झंडा लहराना है, अपने घरों पर भी काला झंडा लगाना है, ताकि सरकार को हमको कहना है कि सरकार होश में आ जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, जनता की सुनो, जनता की सुनो, देश की जनता की सुनो। इसके लिए 26 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाना है। ये कॉल किसान आंदोलन ने दिया है। किसानों की जो मांगे हैं वो देश की जनता की मांगे हैं। इस बात को समझते हुए हमको 26 तारीख के कार्यक्रम को भी सफल बनाना है। आज के इस विरोध स्वरूप कार्रवाई को सफल बनाए, इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात साथियों खत्म करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को जो हमने इस आम सभा की है ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाए, ताकि ये जानकारी, ये बात हमारे देश के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच पाए, हमारे देश की जनता जागरूक होकर के इस सरकार का जो असल चेहरा है उसको समझ सके। इसलिए इसको करोड़ों करोड़ लोगों तक शेयर करवाना है, पहुंचाना है। साथियों, आप सहयोग करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद।